ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए, आपकी उलझन को दूर करने के लिए हमारे साथ बनी हुई है जाने माने टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के सवाल लें, लेकिन इससे पहले अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का समय शुरू हो गया है। कई लोग भरना भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं वो लोग ITR फाइल नहीं करते हैं, ये मान के चलते कि हम तो टैक्स के दायरे में आते नहीं, तो हमें ITR फाइल करने की ज़रूरत क्या है। क्या उनका सोचना कितना सही है? जी लक्ष्मण, ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं जिसमें आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे भी हैं तो भी आपको रिटर्न फाइल करने हैं। सबसे पहला तो ऐसा होता है, जैसे आप अगर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं या आपका कोई मोटी FD आपने करा रखी है या आपका कहीं से इंटरेस्ट आता है, उस पर TDS कटता है, तो अगर आपका TDS कट गया तो लोग सोचते हैं कि हमारा TDS कट गया, या सैलरी के केस में भी लोग सोचते हैं कि हमारा TDS तो कट गया पूरा का पूरा, अब हमें रिटर्न भरने की क्या जरूरत है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपका TDS कट गया है तो भी आपको रिटर्न भरनी है, और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं भी बन रही, मैं तो बोल रही हूँ अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से भी आप नीचे आ रहे हैं और आपका TDS कटा है तो भी आपको रिटर्न भरनी है, क्योंकि आपको उसका रिफंड भी तो लेना है। रिफंड तभी आएगा जब आप अपनी रिटर्न भरेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई फॉरेन कंट्री में कोई साइनिंग अथॉरिटी है या एसेट आप होल्ड करते हैं तो आपको रिटर्न भरनी जरूरी है। इसके अलावा अगर आपने बैंक में, करंट बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट किया है तो आपको रिटर्न भरनी जरूरी है, या 2 लाख से ज्यादा आपने फॉरेन ट्रैवल पे अपने या अपने किसी और के, अपने परिवार के या किसी रिलेटिव के लिए भी आपने अगर फॉरेन ट्रैवल का खर्चा उठाया है जो 2 लाख से ज्यादा है तो भी आपको रिटर्न भरनी है। 1 लाख से ज्यादा अगर आपने बिजली का बिल पे किया है तो उस केस में भी आपको रिटर्न भरनी है। और जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अगर 2.5 लाख है, 60 ईयर्स से लो आपकी इनका एज है तो 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। 60 ईयर्स से अबव और 80 से कम है तो 3 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, और 80 साल की उम्र से ऊपर है तो 5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। अगर आप इस वैल्यू को, इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाते हैं तो आपके लिए रिटर्न भरना अनिवार्य है। और इसमें मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है ये आप अपनी सारी डिडक्शंस लेने से पहले देखेंगे। यानी कि अगर आपने 80C 80D क्लेम करने के बाद 2.5 लाख से नीचे आए हैं तो आपको रिटर्न भरनी जरूरी है। आप अपनी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस लेने से पहले 2.5 लाख के नीचे होने चाहिए, तब आप रिटर्न ना भरें तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप उसको लेने के बाद नीचे आए तो आपको भरनी जरूरी है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि अगर आप उस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नीचे भी हैं तब भी रिटर्न फाइल करना आपको ज़रूरी है, या फिर कहें कि बेहतर होगा। 2 वजहों से, एक तो जो शर्तें बताई गौरी ने आपको, जैसे बिजली का बिल 1 लाख से ज़्यादा है या फिर दूसरे फॉरेन में साइनिंग कोई अथॉरिटी है, तो वहाँ पर तो आपको हर हाल में रिटर्न फाइल करना ही है। लेकिन अगर नहीं भी ये सारी शर्तों में आप आते हैं तब भी रिटर्न फाइल करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कई सारे मामले में आपके TDS कट जाते हैं, आप TDS का रिफंड ले सकेंगे, और इसलिए रिटर्न फाइल करना आपके लिए बेहद जरूरी है। गौरी, मैंने सही समझा? बिल्कुल। और लक्ष्मण, और भी बहुत फायदे हैं रिटर्न भरने के। जैसे आपको कहीं वीजा लगवाना है, लोन लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, हर जगह आजकल रिटर्न की कॉपी मांगी जाती है। तो अगर आप अपनी रिटर्न भरेंगे तो आगे आपको कोई लोन लेना है या इन चीजों में अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड लेना है या कुछ आपको लेना है तो आपकी ITR की कॉपी मांगी जाएगी, तो आपके लिए आसानी होगी। तो इतने सारे फायदे हैं, मुझे लगता है कि हर हाल में हर किसी को रिटर्न तो फाइल करना ही चाहिए, क्योंकि रिटर्न फाइल करने से आपको कई सारे फायदे भी होंगे और कई सारी सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। चलिए वापस चलते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पे, और अगला सवाल लेते हैं जयपुर से रश्मि अग्रवाल जी का। ये दरअसल ईमेल के जरिए इनका सवाल आया है, और इनका सवाल यह है कि क्या प्रॉपर्टी को बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस को शेयर मार्केट में हुए कैपिटल लॉस के साथ एडजस्ट कर सकते हैं क्या? गौरी, क्या कहेंगे इनको? लक्ष्मण, रश्मि जी का सवाल इसलिए आया है क्योंकि जो लैंड पे या प्रॉपर्टी पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो 20% पे टैक्सेबल होता है, जितना मैं समझ पाई उनका सवाल इसीलिए आया होगा। और जो शेयर्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो 10% पे होता है। तो 20% के गेन को 10% के उससे सेट ऑफ करना उनको थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे तो सरकार का नुकसान हो जाएगा। लेकिन सरकार ने इस पे कहीं भी रोक नहीं लगाई है। इनफैक्ट जब जो 10% का गेन पे टैक्स लाए गए थे शेयर्स के गेन पे, तब CBDT ने FAQs जारी किए थे और उसमें लिखा था कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कोई गेन है वहां पे और यहाँ से आप उसको सेट ऑफ करना चाहते हैं तो 20% को आप 10% से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रश्मि जी, खुश हो जाइए, आप बिल्कुल इसको सेट ऑफ कर सकती हैं और अपना टैक्स बचा सकती हैं। इनकम टैक्स के कई सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन अब बारी है GST जुड़े सवाल लेने की।
चलते हैं लखनऊ, जहां से दिलीप जगवानी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप जी बताएं, क्या सवाल है आपके पास? हाँ, नमस्कार लक्ष्मण जी। नमस्कार। गौरी जी नमस्कार, बहुत बहुत आपको भी। जीएसटी से संबंधित दो प्रश्न हैं आपसे। पहले मैं बता दूं कि मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करता हूं और जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि यदि मैं कोई कोर्ट सैंड या नेचुरल सैंड अगर मैं अनरजिस्टर्ड पार्टी से खरीदता हूं तो क्या वो आरसीएम के अंतर्गत आएगी? और दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, क्या कोई भी गुड्स अगर हम अनरजिस्टर्ड पार्टी से खरीदते हैं तो क्या वो सारी गुड्स जो है वो आरसीएम में आएंगी? देखिए, आरसीएम जो अनरजिस्टर्ड डीलर के ऊपर लगाया गया था कि अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई सामान खरीद रहे हैं तो आपको आरसीएम पे टैक्स पे करना है। ये जो प्रोविजन है ये लाया गया और कई बार इसको डेफर किया गया और अल्टीमेटली जब इसको लागू किया गया तो उसके लिए कहा गया कि हम इसको लागू तो कर रहे हैं लेकिन नोटिफाइड पीपल के लिए। वो नोटिफाइड पीपल में आते हैं कंस्ट्रक्शन के अंडर जो प्रमोटर हैं बिल्डिंग के या प्रॉपर्टी के जो प्रमोटर हैं। तो आप प्रमोटर नहीं है तो आप इसके अंडर नहीं आएंगे। और आपने जो जनरल लोगों के लिए पूछा तो जनरल भी आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि किस कैटेगरी की आप बात कर रहे हैं। वो कैटेगरी उस नोटिफाइड लिस्ट में तो नहीं आ रही। अगर वो नोटिफाइड लिस्ट में फॉल कर रही है तो आपको आरसीएम देना होगा अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करने पे। और अगर आप वो नोटिफाइड में नहीं आ रहे तो आरसीएम देने की अभी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार को पता है कि इस केस में बहुत दिक्कतें आ रही थी लोगों को। तो ये जो प्रोविजन है इसको काफी हद तक डेफर कर दिया गया है। तो मुझे लगता है दिलीप जी आपको ये देखना होगा कि आप उस नोटिफाइड लिस्ट में किस कैटेगरी में आते हैं, उसके हिसाब से आपके ऊपर ये देनदारी बन सकती है। अगला सवाल लेते हैं नोएडा से संदीप मित्तल साहब का, जो कि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप जी बताएं। हाँ जी, मैं नोएडा से संदीप मित्तल बोल रहा हूँ। मैं एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हूँ और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के तहत हम गुड्स डिलीवर करते हैं। ठीक है। और आपको बता दूं कि हमारी एजेंसी जो है वो रजिस्टर्ड भी है। तो मेरा सवाल है कि जीएसटी कौन चुकाएगा, मैं या फिर जिसको मैं सामान डिलीवर करता हूँ वो? ठीक है, देखिए ये भी आरसीएम के अंडर ही आता है। जैसे अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वो अनरजिस्टर्ड डीलर का था, ये जीटीए। तो जीटीए के केस में आरसीएम एप्लीकेबल होता है। तो इस केस में जो रिसीवर ऑफ गुड्स होता है उसको जो है टैक्स देना होता है। तो टैक्स अगर आप रिसीवर हैं, जो मैं समझ पाई हूँ आप रिसीवर हैं, तो आपको टैक्स देना होगा। जीटीए टैक्स नहीं देगा, ऑल्दो वो रजिस्टर्ड है वो टैक्स नहीं देगा। तो वो आपको जो अमाउंट आपका टैक्स का बनता है वो आपको आपकी टूबी में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा और आप उसका क्रेडिट भी ले पाएंगे। चलिए, टैक्स आपको देना होगा, उसका आप क्रेडिट भी ले पाएंगे, जैसा कि गौरी बता रही हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अगर आप होटल या रेस्तोरेंट का बिजनेस करते हैं तो क्या है जीएसटी के नियम। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।